नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलजीत कौर मेहता, एसोसिएट प्रोफ़ेसर, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, पिपाड सिटी। आज आपके साथ जिस विषय पर बातचीत करना चाह रही हूँ, वो विषय है लिपिड्स यानी वसा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो संतुलित आहार हम लेते हैं, उसमें जो मुख्यतः जो इम्पोर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या जो पोषक तत्व होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स मुख्य हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के बारे में हम डिटेल में पहले बात कर चुके हैं। अब हम आज बात करेंगे लिपिड्स की। लिपिड्स जो है यानी जो वसा है, ये वसा जो है ये घुलनशील जल में घुलनशील नहीं होती है, लेकिन ये जो है हमें जल में घुलनशील नहीं होती है और ये एक कार्बनिक यौगिक है, जो पानी में नहीं घुलती है। कार्बनिक घोलक जैसे क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल, बेंजीन में ये आसानी से घुल जाती है और इसे यदि आप जो है छुएँ तो छूने पर ये चिकनाई का अनुभव देती है। वसा जो है वो हमें वनस्पति तथा प्राणी जगत दोनों से प्राप्त होती है। उदाहरणतः जितने भी जो बीज होते हैं जैसे सनफ्लावर सीड्स हैं या जैसे जो है तिल के बीज होते हैं या जैसे लिनसीड्स होते हैं, इनसे हमें तेल प्राप्त होता है और जो प्राणिज जगत है, उससे हमें जो है जानवरों से जैसे कि दूध से हमें घी, मक्खन इत्यादि वसा जो है वो प्राप्त होती है। आप सभी जानते हैं कि वसा जो है वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है और 1 ग्राम वसा से हमें 9 किलो कैलोरीज़ प्राप्त होती हैं। रासायनिक संगठन की बात करें तो वसा में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। वसा में कार्बोहाइड्रेट्स की अपेक्षा ऑक्सीजन का अनुपात जो है वो काफ़ी कम होता है। वसा जो है मुख्यतः वसा अम्ल और ग्लिसरॉल से बनी होती है। एक ग्लिसरॉल के अणु के साथ 3 वसा अम्ल जुड़े रहते हैं, इसीलिए इसे हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। 3 वसा अम्ल एक समान या अलग-अलग भी हो सकते हैं और इन वसा अम्लों के आधार पर इनका नामकरण भी होता है। जैसा कि आप ये चित्र में देख सकते हैं कि इसमें जो है ये इस तरह से जो है अम्ल को इस तरह से इसका केमिकल फ़ॉर्मूला बताया गया है और इसमें R1, R2 और R3 जो है ये विभिन्न वसा अम्लों के लिए प्रयोग किए गए हैं। वर्गीकरण की बात करें तो मुख्य रूप से वसा जो है उसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है, साधारण वसा, यौगिक वसा और व्युत्पन्न वसा। साधारण वसा में आते उदासीन वसा और मोम। यौगिक में है फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, सल्फोलिपिड्स और लिपोप्रोटीन और डिराइव्ड जो लिपिड्स होते हैं उसमें मेन है वसा अम्ल, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल और स्टिरॉल। और ये जो वसा अम्ल है, इसको आगे 2 भागों में अलग फिर से विभाजित किया जाता है। ये है संतृप्त वसा अम्ल यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और ये असंतृप्त वसा अम्ल यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल को हम कोलेस्ट्रॉल और ऑर्गेस्ट्रॉल में 2 में विभाजित करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम साधारण वसा की। ये वसा अम्ल और ग्लिसरॉल या अल्कोहल के ईस्टर होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। इनको ग्लिसराइड्स भी कहते हैं। उदासीन वसा जो है ये इसमें घी और तेल जो है वो मुख्यतः 2 पाए जाते हैं और ग्लिसरॉल के एक अणु के साथ 3 अणु वसा अम्ल से जुड़े होते हैं। जबकि मोम जो है उसको वसा अम्ल और अल्कोहल का जो मिक्सचर बनता है या जो मिश्रण बनता है वो एस्टर में मोम कहलाता है। फिर यौगिक वसा की बात करें तो यौगिक वसा में जो है इसमें वसा और ग्लिसरॉल के अलावा कुछ अन्य कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक भी होते हैं, जिसमें पहला है फॉस्फोलिपिड। इसमें वसा अम्ल और ग्लिसरॉल के साथ फॉस्फोरिक अम्ल भी पाया जाता है। ग्लाइकोलिपिड
कि जो है उसमें वसा अम्ल व ग्लिसरॉल के साथ कार्बोहाइड्रेट्स के अणु भी पाए जाते हैं और ये वसा मस्तिष्क एवं नाड़ियों में पाया जाता है। सल्फोलिपिड जो है ये इसमें वसा अम्ल व ग्लिसरॉल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड एवं शर्करा भी पाई जाती है। और जो नेक्स्ट जो है वो है लिपोप्रोटीन। वसा अम्ल और एवं ग्लिसरॉल के साथ इसमें प्रोटीन भी उपस्थित रहता है और ये रक्त में वसा को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने में सहायक होते हैं। उसके बाद में आते हैं तीसरा वर्ग जिसको हम व्युत्पन्न वसा या डिराइव्ड लिपिड्स कहते हैं। ये है इसमें सबसे पहले है वसा अम्ल। इसमें एक सैचुरेटेड होते हैं, एक अनसैचुरेटेड होते हैं। पहला है जो सैचुरेटेड यानी संतृप्त। इसमें सभी कार्बन के परमाणु जो है उनकी संयोजकता हाइड्रोजन या अन्य कार्बन परमाणु से संतृप्त होती है, जैसे पामेटिक अम्ल और स्टेरिक अम्ल। और ऐसे ही असंतृप्त जो होते हैं उसमें 3 प्रकार होते हैं। एकल द्विबंध यानी मोनो अनसैचुरेटेड, दूसरा द्विबंध, तीसरा बहु द्विबंध। और इसकी कमी ऐसे इनकी अगर कमी होती है तो वृद्धि में रुकावट या यकृत में खराबी और चर्म रोग हो जाते हैं। ग्लिसरॉल जो है वो हमारे शरीर में भोजन में एवं भोजन में पाई जाने वाली वसाएं हैं जो ग्लिसरॉल और वसा अम्ल के संयोजन से बनती हैं। और ये भी इसमें भी मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड्स हैं। और फिर जो है जो स्टिरॉल जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल और ऑर्गेस्ट्रॉल। शरीर में यह यकृत, मस्तिष्क एवं अधिवृक्क ग्रंथियां यानी जो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं उनमें पाया जाता है और शरीर में ये यकृत के द्वारा भी निर्मित होता है। और रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है वो 150 से 250 मिलीग्राम्स पर 100 ml होती है। ऑर्गेस्ट्रॉल जो है ये मुख्यतः कवक और खमीर में पाया जाता है, यानी फंगस और यीस्ट में पाया जाता है। और शरीर में ये त्वचा के नीचे उपस्थित होता है। धूप की जो अल्ट्रावायलेट रेस या पराबैंगनी जो किरणें होती हैं वो पड़ने पर ये विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। वसा के कार्यों की बात करें तो वसा जो है वो फॉस्फोलिपिड के रूप में प्रत्येक कोश में पाई जाती है। कोशिका की आकृति बनाए रखने में सहायक होती है और पोषक तत्वों के आदान प्रदान में वृद्धि में मदद करती है। ये ऊर्जा का शांत स्रोत है। 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरीज मिलती हैं और वसीय ऊतकों में वसा के रूप में ये जो है जब एक्स्ट्रा होती है यानी जो हमारी इनटेक और हमारा जो आउटपुट होता है उसमें अगर फर्क होता है तो ये वसा के रूप में हमारे शरीर में संग्रहित हो जाती है। वसीय ऊतक जो होते हैं ये ऊष्मा के कुचालक के रूप में भी कार्य करते हैं, यानी कि ये एक तरह के इंसुलेशन का कार्य करते हैं, इंसुलेटिव होते हैं, हमारे शरीर को चोट से बचाते हैं तथा सर्दियों में हमारा शरीर जो है वो इसकी वजह से सुरक्षित रहता है। इसीलिए कहते हैं कि जो मोटे व्यक्ति होते हैं उनको सर्दी कम लगती है। ये वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के प्राप्ति के साधन भी हैं और ये प्रोटीन को शक्ति उत्पादन के लिए उपयोग होने से बचाती है। यानी जो है अगर इसकी कमी हो जाए तो जो प्रोटीन है वो फिर शरीर को शक्ति देगा और प्रोटीन अपना कार्य फिर उतने अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। वसा जो है वो पाचन नली को लुब्रिकेट करती है, यानी उसको जो है मुलायम बनाती है, करने का कार्य करती है और आंत को चिकना बनाती है तथा इसी तरह से ये मल निष्कासन में सहायक होती है। और अमाशय रस के स्राव का भी अवरोध करती है, जिससे अमाशय में भोजन जो है वो देर तक रहता है और शीघ्र भूख नहीं लगती है। आप जानते होंगे कि जब भी हम अधिक गरिष्ठ भोजन कर लेते हैं तो वो जो है अधिक देर तक हमारे पेट में रहता है और हमें जल्दी से भूख नहीं लगती है। भोजन का स्वाद जो है सभी जानते हैं कि वसा की उपस्थिति से बढ़ता है। और जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो मस्तिष्क एवं नाड़ी तंतुओं के निर्माण में सहायक होते हैं। वसा जो है वो त्वचा की चमक और स्वास्थ्य के को भी बनाए रखती है। और यकृत में पाया जाने वाला जो कोलेस्ट्रॉल है वो सेक्स हार्मोन और पित्त लवण तथा विटामिन डी का प्रमुख घटक माना जाता है।
अब हम बात करते हैं इसके प्राप्ति के साधनों की। घी और सभी प्रकार के तेल, मक्खन, क्रीम, वनस्पति घी, इन सब में ये वसा जो है, ये दृश्य रूप से यानी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होती है। और इसका अदृश्य रूप या अप्रत्यक्ष रूप अगर हम देखें, तो तेल युक्त बीज, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, सूखे मेवे, बादाम, नारियल, अंडा, मांस, मछली, दूध आदि से ये दूध से बने पदार्थ सभी में फैट्स या वसा रहती है। कमी के प्रभाव, आवश्यक अगर इससे कमी हम देखें तो आवश्यक वसा अम्ल की कमी से वृद्धि रुक जाती है, त्वचा का जो है स्वास्थ्य बिगड़ता है तथा एक्जिमा आदि होने के भी चांसेस हो सकते हैं। और आवश्यक वसा अम्ल की अगर कमी होती है, तो कोशों के आवरण की क्षमता जो है वो घट जाती है और कोलेस्ट्रॉल जो है उसके वाहन की गति भी कम हो जाती है और जिससे कि रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और जो है साथ ही इसकी कमी के कारण संतानोत्पत्ति की क्रिया में भी गड़बड़ होती है और शरीर के में जो जल होता है उसका संतुलन जल का जो संतुलन होता है वो भी बिगड़ता है तथा साथ ही एक स्फीनोडर्मा रोग भी हो सकता है जो जिसमें कि पीठ पेट फूलने पर जो है फुंसियां हो जाती हैं और इसका अधिकता का अगर हम प्रभाव देखें तो शरीर भार में वृद्धि हो जाती है। मोटापा 20% जो है वो अगर जो है बढ़ जाता है और मोटापे के कारण जो है हृदय रोग, मधुमेह, पथरी और गुर्दे की बीमारियां भी होती हैं और कोलेस्ट्रॉल जो है ये रक्त वाहिनियों में जमा होने लगता है जिससे जो है जिससे रक्तचाप बढ़ जाता है और इसका मुख्य असर जो है वो हृदय पर पड़ता है। हृदयघात की संभावनाएँ जो हैं, वो बढ़ जाती हैं और इसमें जो है हमें जो है निम्न बातों का या जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि वसा में हमें प्राणिज वसा जो है वो कम उपयोग करना चाहिए। जो असंतृप्त हैं यानी जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनका उपयोग कम होना चाहिए। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का उपयोग अधिक करना चाहिए और व्यक्ति को इस वसा का पूरी तरह से अच्छे से इसका शरीर इसका उपभोग कर सके इसके लिए उसको नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। धन्यवाद।